सो हाँ फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ओपेरा हाउस में एक शो चल रहा है जहाँ पर हमारा प्रोटेगोनिस्ट पहुँचता है एक एक्सट्रैक्शन मिशन पर। और वो बिजनेसमैन के पास कोई एक बॉक्स जैसी चीज़ होती है। सो उसी को बजाते बजाते हमारा हीरो पकड़ा जाता है कुछ रशियन माफिया के हाथों। तो वो रशियन माफिया उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और तभी वो सुसाइड पिल्स लेकर मरने की कोशिश करता है। लेकिन वो वहाँ से बच जाता है और पहुँच जाता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के पास। सो उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के पास से उसे पता चल रहा है कि कोई बहुत बड़ी वॉर होने वाली है जिसे वो वर्ल्ड वॉर कहकर बात कर रहे होते हैं। सो हमारा प्रोटेगोनिस्ट सोचता है कि ये वर्ल्ड वॉर शायद कोई न्यूक्लियर टाइप की वॉर होने वाली है, लेकिन उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजते हैं जहां उसे वो फाइंड करना है कि ये वॉर कहाँ और कैसे होने वाली है और किस तरह की वेपन्स यहाँ पर यूज़ होने वाली है। तो फिर सीन आता है इन्वर्टेड बुलेट्स वाला, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है ये इन्वर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट कि फ्यूचर से कोई वेपन्स यहाँ पर सप्लाई की जाती है कि प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मतलब वर्ल्ड वॉर होने वाला है फ्यूचर की तरफ से प्रेजेंट के लोगों पर। वहाँ से प्रोटेगोनिस्ट पहुँचता है इंडिया में, क्योंकि वो वेपन्स सारी इन्वर्टेड बुलेट एक आर्म्स डीलर के द्वारा सभी जगह भेजी जाती है। वो आर्म्स डीलर होता है इंडिया में, जिसे वो संजय सिंह के नाम से पहचानता है। तो संजय सिंह के हाउस में वो एंटर होता है और वहाँ पर ही हमारी इंडियन एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया ने प्रिया का रोल किया है। तो उन्हीं के पास से उन्हें ये टेनेट का पूरे सिद्धांत के बारे में पता चलता है। फिर बात आती है एक रशियन बिलेनियर की, कि जिसके द्वारा ये सारे वेपन्स सभी जगह भेजे जाते हैं। वो बिलेनियर का नाम होता है शेटर। अब प्रोटेगोनिस्ट को मिलना है इस शेटर से। सो रशियन बिलेनियर शेटर से मिलने के लिए वो एक ब्रिटिश एजेंट से मिलता है जिसका रोल किया है माइकल केन सर ने, जिन्होंने बैटमैन में अल्फ्रेड का लेजेंडरी रोल किया था। सो शेटर की वाइफ से मिलता है हमारा प्रोटेगोनिस्ट और उससे पता उसका कोई अरेपो के साथ लव वाला सीन चलता है। तो अब हमारा प्रोटेगोनिस्ट गोया पेंटिंग की कॉपी लेकर पहुंच जाता है शेटर की वाइफ कैट के पास, जहाँ पर जाकर कैट को पता लगता है कि ये असली पेंटिंग नहीं लेकिन उनकी कॉपीज है। उनकी बातचीत के दरमियान उनको पता चलता है कि ये पेंटिंग्स नकली है और जो असली पेंटिंग थी वो अरेपो के साथ से सेटर ने बाय की थी 9 मिलियन रुपीस में, लेकिन वो भी नकली निकली। सेटर की वाइफ को वो हमेशा ब्लैकमेल करता रहता था और सेटर उसको उसके बच्चे से उसे मिलने नहीं देता था। इसी इंटरेक्शन के बीच में उसे पता चलता है कि कैट और सेटर एक वैकेशन पर गए थे वियतनाम में उनकी याच पर। सो सेटर की याच पर से उसकी वाइफ यानी कि कैट ने एक लड़की को डाई मारते हुए देखा। सो उसी की बात करते हुए आप इस इस मोमेंट को याद रखिएगा, जिसके बारे में हम लास्ट में फिर से आएंगे कि एक लड़की याच पर से डाई मारती है। सो ये सारी बात सुनकर प्रोटेगोनिस्ट कैट को कहता है कि वो पेंटिंग चुरा कर कैट को सेटर से फ्री कर देगा और फिर वो फ्री पोर्ट में जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ तो भैया कुछ अलग ही सीन चल रहा है, इतनी सिक्योरिटी एक पेंटिंग के लिए नहीं हो सकती। सो वहाँ पर वो गैस करता है कि शायद ये न्यूक्लियर यानी कि प्लूटोनियम को सेव करने के लिए यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है। तो वो हमारा प्रोटेगोनिस्ट और नील दोनों ही जाते हैं एक मिशन पर उसी फ्री पोर्ट पर, वो जानने के लिए कि अंदर किस चीज़ को सेव किया जा रहा है। लेकिन उसकी सिक्योरिटी को देखकर वो एक प्लेन को क्रैश करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। लेकिन उसी समय दो इन्वर्टेड लोग आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। सो तभी एक इन्वर्जन वाली फाइट होती है। सो वो दो आदमी नहीं थे, वो एक ही आदमी था। उसके बारे में उन्हें प्रिया से जानने को मिलता है कि जो मूवी की शुरुआत में ओपेरा सीज का जो सीन आता है वहाँ पर सेटर की आर्मी वो प्लूटोनियम 241 को देने की कोशिश करती है, लेकिन एवेंचुअली वो यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी के हाथों आ जाती है। उसी सीन के बाद कैट एक मीटिंग अरेंज करती है प्रोटेगोनिस्ट की सेटर के साथ। फिर प्रोटेगोनिस्ट सेटर की लाइफ को
ख़त्म करने की धमकी भी देता है। और उसके बाद प्रोटैगनिस्ट धीरे-धीरे करके प्लूटोनियम के टॉपिक पर आता है और वो तालिन से 241 को चोरी करके शेटर को वापिस लाने में मदद करने को कहता है। तो उसी के बाद इन्वर्टेड कार चेज़ वाला सीन आता है। तो वहाँ पर हमारा हीरो वो प्लूटोनियम 241 वाला बॉक्स चोरी करने की कोशिश करता है और वो उसमें सफल भी हो जाता है। सो उसे चोरी करने के बाद फिर सीन शुरू होता है इन्वर्टेड कार चेज सीन का, जो आपने फिल्म इंडस्ट्री में आज तक कभी नहीं देखा होगा। वहां पर सेटर की दो टीम्स होती है। एक होती है फॉरवर्ड टाइम में आगे बढ़ रही होती और एक रिवर्स में बढ़ रही होती। इसे टेम्पोरल पिंचर मूवमेंट कहा जाता है, जहां पर एक टीम रिवर्स जाएगी और एक टीम फॉरवर्ड जाएगी और दोनों की एक्शंस को बैलेंस करेगी। तो अब इसी सीन के बाद सेटर का कैट को टॉर्चर करता हुआ सीन दिखाया जाता है और उसके बाद हमारे प्रोटेगोनिस्ट को वो एक मशीन के बारे में पता चलता है जहां से वो रिवर्स यानी कि इन्वर्जन में जा सकता है। अब वो जो प्लूटोनियम का बॉक्स होता है, वो प्लूटोनियम के बॉक्स को रिटर्न कैसे लिया जाए उसकी कोशिश में लग जाता है। लेकिन वहीं पर वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सच में देखा जाए तो जैसे डार्क में जोनस उस लुक को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उसी तरह यहाँ पर प्रोटेगोनिस्ट उस बॉक्स को छुड़ाने की जगह एवेंचुअली वो बॉक्स सेटर के हाथों लग जाता है। उस बॉक्स को सेटर के हाथों लगने में मदद कर रहा होता है। सो वो इसी इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ नहीं पाया होता, इसीलिए वो इसे सुधारने की जगह और बिगाड़ देता है और वो बॉक्स लग जाता है सेटर के हाथों। तो जब सेटर इन्वर्टेड बुलेट फायर करता है अपनी वाइफ कैट पर, तब वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। तो तब प्रोटेगनिस्ट और नील दोनों ही टाइम में इन्वर्जन में जाते हैं और उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो अपने ही फ्यूचर सेल्फ यानी कि वो इन्वर्जन में है और उनका जो फॉरवर्ड चल रहा वर्जन होता है, यानी कि जब वो फ्री पॉट में प्लूटोनियम 241 चोरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब खुद ही से टकरा जाते हैं। यानी वो दोनों फ्री पॉट में इन्वर्जन वाला वर्जन और फॉरवर्ड वाला वर्जन, उन्हीं दोनों के बीच फाइट सीन होती है। आपको याद होगा हमने कहानी में कहा था कि फ्री पॉट में दो लोग आते हैं, इन्वर्जन में होते हैं और उनसे फाइट करते हैं। वो उन्हीं का इन्वर्टेड वर्जन होता है। सो ये फाइट सीन चलता है और फिर वो केट को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं और प्लूटोनियम उनके हाथ में फिर नहीं आता है। तो वहाँ पर वो वापस प्रिया के साथ जाता है और वहाँ जाकर वो प्रिया से कहता है कि ये क्या सीन चल रहा है। तभी प्रिया उसे समझाती है कि इस कहानी के फ्यूचर के जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने इस एल्गोरिथम को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसे हम एक 9 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह भी पहचान सकते हैं। जो 9 पार्ट्स उनके पास्ट में यानी कि हमारे प्रेजेंट में अलग अलग न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में रखे गए हैं, वो 9 पार्ट्स कलेक्ट करते ही वो हमारा प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसी 9 पार्ट्स का आखिरी पार्ट था प्लूटोनियम 241, जो सेटर के हाथों लग चुका था। तो प्रोटेगोनिस्ट उससे कहता है इस बार हम उसके साथ अलग तरह से लड़ेंगे। तो इस बार हम कैट को बचाएंगे और उसी चीज़ को अलग करने से शायद हम इस बार सेटर से जीत सकते हैं और इस 9 पार्ट्स को कलेक्ट करके इस वर्ल्ड को यानी कि प्रेजेंट को अभी डिस्ट्रॉय करने से बचा सकते हैं। इसी थियरी के अकॉर्डिंग वो आके इस काम में जुट जाते हैं। तो अब केट के साथ इंटरेक्शन के दरमियान हमारे प्रोटेगोनिस्ट को पता चलता है सेटर को ऑलरेडी कैंसर है और वो मरने वाला है और वो जो 9 बॉम्ब्स को ट्रिगर करने का लोकेशन है वो वियतनाम में, जब शेटर और केट उनके वैकेशन पर थे 14th को। और उसी दिन कहानी का स्टार्टिंग का ओपेरा सीज मिशन होता है, जहाँ पर प्रोटेगोनिस्ट की एंट्री दिखाई जाती है। इसी दिन वो इस बॉम्ब को ट्रिगर करने वाला है और इस दुनिया को ख़त्म करने का प्लान बना रहा है, जिसके बारे में नील पहले से ही जानता था। ये जानकर प्रोटेगोनिस्ट को एक सेकंड के लिए थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ये सब कुछ पहले से कैसे जानता है। तो अब उनको वो बॉम्ब डिफ्यूज़ करना होता है। तो उसका एक ही रास्ता होता है, उसका हाइपो सेंटर फाइंड करना कि वो किस टाइम और किस जगह होने वाला है। तो वो एक न्यूक्लियर अंडरग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, जहाँ पर
वो बॉम्ब को ट्रिगर करने वाला होता है और उसी के 9 पार्ट्स असेंबल होते हैं। उसी टाइम सेटर अपने आप को ख़त्म करेगा और वो बॉम्ब ट्रिगर हो जाएगा और उसी से ये सारी दुनिया उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। वो हाइपो सेंटर के बारे में प्रोटैगनिस्ट पता लगा लेता है, स्टार्स का 12 जिसका नाम होता है, और उसी को टारगेट करने के लिए 2 टीम्स लेकर वहाँ पर जाता है। ये जो टीम जो फ्यूचर से लड़ रही है, उसी टीम का नाम टेनेट होता है और जो सेटर की टीम होती है, उसका नाम रोटास होता है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है कि जो टेनेट की जो टीम है, वो भी टेम्पोरल पिंचर मूवमेंट में आगे बढ़ती है, यानी कि वो 2 टीम बनाती है। एक टीम टाइम में रिवर्स जाती है और दूसरी टीम टाइम में फॉरवर्ड जाती है, क्योंकि दोनों ही एक्शन को बैलेंस करने के लिए ये टेम्पोरल पिंचर मूवमेंट फॉर्म की जाती है। तो इसी तरह हमें लास्ट वाला वो बिल्डिंग कोलैप्स वाला और बहुत ही बढ़िया एक एक्शन सीन देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छी तरह डायरेक्ट किया गया है। उसी के बाद जब केट उनके वियतनाम वाली याच पर पहुंचते, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की कि केट पहली ही मीटिंग में प्रोटैगनिस्ट से बात करती है कि वो वियतनाम में अपनी याच वेकेशन पर थे। सो उसी दिन ये बॉम्ब ट्रिगर करने का प्लान होता है। तो वो वापिस याच पर पहुंचती है और सेटर को मरने से रोकती है, क्योंकि वो बॉम्ब ट्रिगर ना हो जाए। वो उसे इंटरेक्शन में बिजी रखते हैं। उसी समय ये लोग इस प्रोटैगनिस्ट और नील और उनकी टीम्स ये बॉम्ब को ढूंढकर और उसे डिफ्यूज करने में लग जाती। तो हाँ, प्रोटैगनिस्ट और उसकी टीम बॉम्ब को टाइम पर डिफ्यूज कर लेती है और उसी के बाद केट सेटर को मार डालती है और उस यार्ड से पानी में कूद जाती है। तो आपको जैसे पहले हमने बताया था कि केट ने किसी औरत को उस यार्ड पर से जंप करके कूदते हुए देखा था। सो सच में देखे तो वो खुद ही वहाँ से जंप करके गई थी, लेकिन वो उसका फ्यूचर वर्जन था कि जो सेटर को वहाँ पर थोड़ा बिजी रखने के लिए आई थी, ताकि वो बॉम्ब ट्रिगर ना हो जाए और प्रोटैगनिस्ट और नील उसे टाइम पर डिफ्यूज करके उसे ब्लास्ट होने से बचा ले। सो इसी तरह स्टोरी का अंत होता है और ये वर्ल्ड वॉर 3 का सीन होने से बच जाता है। अब लास्ट में प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि नील नील को उसी के फ्यूचर वर्जन ने हायर किया था और उनके बीच बहुत ही लंबी दोस्ती रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में प्रोटैगनिस्ट की जर्नी बहुत ही लंबी और एडवेंचरस होने वाली है, जिसने नील को रेडी किया। एक और इसमें सस्पेंस की बात करें तो आपने कहानी में मार्क किया होगा कि जगह जगह एक ही आदमी हमारे प्रोटैगनिस्ट को बार बार बचाता रहता है, जिसका फेस रिवील नहीं किया गया। सो वो आदमी यही नील होता है, जिसको प्रोटैगनिस्ट ने तैयार किया था। और जो कहानी की शुरुआत में जब प्रोटैगनिस्ट पकड़ा जाता है रशियन माफिया के हाथों, वो रेलवे वाला सीन होता है, तब जब वो पिल्स लेकर मरने की कोशिश करता है, तब जो प्रोटैगनिस्ट के साथ दूसरा आदमी होता है वो नील ही होता है, जिसे वो रशियन माफिया मार डालता है। सो हाँ, कहानी में जगह जगह बचाने की कोशिश की और वो सफल रहा और लास्ट में खुद ही वो मर गया। तो इसीलिए कहानी के अंत में नील कहता है कि वी विल मीट एट द बिगनिंग, यानी कि कहानी की शुरुआत में वो दोनों मिलते हैं और एंड भी उसी के साथ होता है। तो इसी तरह लास्ट में जब ये पूरा मिशन खत्म होता है, तब प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए नील वापस शुरुआत के सीन में चला जाता है, यानी कि यहाँ पर एक और क्लोज टाइम लूप का फॉर्म होता है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है वो हम पता नहीं लगा सकते। यानी कि पूरी कहानी भी एक पिंचर मूवमेंट की तरह आगे बढ़ रही होती है। तो इसके बाद लास्ट में सीन आता है कि प्रोटैगनिस्ट प्रिया को गोली मार देता है, क्योंकि अगर वो उसे वहाँ पर नहीं मारता तो प्रिया उस प्रोटैगनिस्ट को वहाँ पर मारने का प्लान बना रही थी। तो ये बात प्रोटैगनिस्ट अब टेनेट के सारे रूल्स समझ गया होता है, इसीलिए उसको मार देता है। और वहाँ पर भी हमें पता चलता है कि ये टेनेट की पूरी शुरुआत ही प्रोटैगनिस्ट ने की होती है, यानी कि ये सब स्टार्ट फ्यूचर में, ये पूरा मिशन हमारे प्रोटैगनिस्ट का एक फ्यूचर सेल्फ का होता है, जिसका एंड हमें यहाँ पर पास्ट में मिलता है। सो हाँ फ्रेंड्स, ये थी पूरी कहानी की बातचीत। जो मैं समझ पाया वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।